मौलवी मसीहा कांतिलाल अमृतिया को मिली बम्पर जीत। मौलवी ब्रिज हादसे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर लगाए आरोप, लेकिन दोनों पार्टियों पर बीजेपी का दांव पड़ा भारी। भाजपा के प्रत्याशी और ब्रिज हादसे के दौरान नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने वाले कांतिलाल अमृतिया ने बम्पर जीत हासिल की। भाजपा से पहले भी 5 बार विधायक रह चुके हैं। कांतिलाल को कुल 1,13,701 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयंतीलाल पटेल को 61,580 वोटों से हराया। तीसरे पायदान पर आम आदमी पार्टी के पंकज रनसलिया रहे। फेम दिग्गज कन्नड़ अभिनेता कृष्णजी राव का निधन। 70 वर्षीय अभिनेता काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू में फेफड़ों में संक्रमण का उनका काफी समय से लंबा इलाज चल रहा था। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के सीता सर्कल के पास विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में हुआ विलय। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कराया विलय। चाचा और भतीजे हुए एक उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद अखिलेश ने चाचा शिवपाल को दिया तोहफा। 2016 में अलग हुए शिवपाल फिर सपा के साथ आए। एसएस कॉलेज ग्राउंड पर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा का झंडा भेंट किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ से सैफई पहुंचकर सीधे शिवपाल यादव के घर जाकर चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद दिया तथा दोनों नेता एसएस कॉलेज ग्राउंड में करीब 1 घंटे तक एक साथ रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने पीएनपी को दिया 2 महीने का समय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में खंडपीठ द्वारा पारित किए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 2 महीने का समय दिया। कोर्ट ने कहा है कि उसके आदेश की तिथि से 2 महीने के भीतर खंडपीठ के 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहिणी पटेरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी को दिया। नकली डीएपी खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर हुई छापेमारी। नकली खाद फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा। सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने की बड़ी कार्रवाई। पिकअप से जा रही 50 बोरी नकली खाद पकड़ी गई। फैक्ट्री को सील कर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। जिम्मेदारों की मिलीभगत से चल रही थी फैक्ट्री। तदही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में है फैक्ट्री। रामपुर उपचुनाव में वोटरों से मारपीट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वोटरों से मारपीट के कथित आरोप का मामला एससी पहुंचा। एससी में वकील ने सीजेआई के सामने मामले की मेंशनिंग की। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह गंभीर मसला है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कल मामले को मेंशन करने को कहा। वकील के मुताबिक पुलिस ने मतदान से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। पुलिस ने हजारों लोगों को वोट नहीं डालने दिया। वोट देने वाले लोगों की पिटाई की। मैं भी मौके पर था। खतौली में रालोद सपा गठबंधन की जीत। रालोद के मदन भैया 22,165 मतों से जीते। रालोद सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया। मदन भैया को 97,071 वोट मिले और बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 74,906 वोट मिले। गुजरात की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। गुजरात में भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया। खोखले वादे, रेवड़ी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को गुजरात की जनता ने नकारा। प्रचंड जीत ने दिखाया कि हर वर्ग पूरे दिल से भाजपा के साथ है। जीत के तुरंत बाद कांग्रेस विधायकों को पार्टी कार्यालय पहुंचने का निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना तय। सभी विधायकों को जीत के बाद फौरन बाद कांग्रेस कार्यालय आने के निर्देश दिए गए। वहां से विधायकों को चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी है। कांग्रेस चुनाव जीतने वाले अपने सभी विधायकों को राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में ले जा सकती है, ताकि इन्हें भाजपा नेताओं से दूर रखा जा सके। किडनी डोनेशन के बाद रोहिणी आचार्य का पहला ट्वीट आया सामने। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में 5 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी दी है। किडनी डोनेशन के बाद रोहिणी आचार्य ने किया पहला ट्वीट।
गुरुवार को रोहिणी ने अपनी ट्वीट में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास शब्द नहीं है कि वो दुआ करने वालों को कैसे धन्यवाद कहें। एसिड अटैक में महंत का नाम आने पर साधु समाज नाराज। भीलवाड़ा जिले की एक गांव में साधु के वेश में आए एक व्यक्ति ने वहां रहने वाली एक महिला पर एसिड अटैक किया था, जिसको लेकर मांडल थाना में महिला के परिजनों ने अपने ही गांव के हनुमान मंदिर के महंत पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले को लेकर संत समाज व हिंदू संगठनों में आक्रोश। संत समाज व हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आजम की परंपरागत सीट पर बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। आजम खां की परंपरागत सीट और इसके नतीजे पर हर किसी की नजर थी। आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर यहां उपचुनाव हुआ था। ऐसे में आजम की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजम खां को भी दिया बड़ा झटका। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ मंडोस तूफान। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ मंडोस चक्रवात खतरे की आशंका के मद्देनजर एनडीआरएफ, नेवी और अन्य संस्थाओं को तैयार रहने के लिए कहा गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी की ओर बढ़ रहा है तूफान। तूफान की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवा की आशंका जताई जा रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत की दर्ज। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। शुरुआत से ही सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने बड़ी बढ़त मना ली थी। मैनपुरी के चुनाव नतीजे पर पूरे प्रदेश की नजर थी। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद प्रशासन ने उन्हें विजयी घोषित किया। डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को हराया है। जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश विफल। जर्मनी में तख्तापलट की साजिश रचने वाले 25 लोग गिरफ्तार। सरकार गिराने की कोशिश में विफल मुख्य आरोपी प्रिंस हेनरिक 13 को भी गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को बंधक बनाकर खुद प्रिंस हेनरिक देश के राजा बनना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश पूरी नहीं हो सकी। रूस और चीन ने डॉलर के वर्चस्व को तोड़ा। अपने कारोबार को डॉलर से अलग करने की दिशा में रूस और चीन आगे बढ़े। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने सोमवार को बताया कि दोनों देशों के बीच अब लगभग आधा कारोबार अपनी मुद्राओं रूबल और युआन में हो रहा है। बाली आतंकी हमले का आरोपी ऑस्ट्रेलिया के विरोध के बावजूद पैरोल पर रिहा। इंडोनेशियाई सरकार ने बाली में आतंकवादी हमले का दोषी सजायाफ्ता आतंकवादी हिसाम बिन अलीजन और उमर पाटेक को ऑस्ट्रेलिया के विरोध के बावजूद पैरोल पर किया रिहा। इस हमले में 88 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सहित 202 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के लिए यह एक बेहद निराशाजनक दिन है। उनकी सरकार पाटेक की जल्द रिहाई के खिलाफ आवाज उठाएगी और इंडोनेशियाई सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करेगी कि पैरोल के दौरान उस पर लगातार नजर रखी जाए। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी को ईरान में दी गई फांसी की सजा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए पहले प्रदर्शनकारी को ईरान में दी गई मौत की सजा। मोहसिन शेकारी पर सितंबर में तेहरान की मुख्य सड़क को ब्लॉक करने और एक सुरक्षाकर्मी पर कुल्हाड़ी से वार करने के आरोप में अभियोग चलाया गया था। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स के निदेशक महमूद आमिरी मोगाद्दम ने ट्वीट कर लिखा, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को अपने कदमों का तुरंत खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, तब तक वो प्रदर्शनकारियों को ऐसे ही फांसी पर चढ़ाता रहेगा। जीरो कोविड नीति के चलते कर्ज तले दबा चीन सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा। जीरो कोविड नीति के कारण देश में अर्थव्यवस्था सुस्त, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का राजस्व घटने की स्थिति में अधिक कर्ज लेकर अपना काम चला रही है। BIS की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गैर वित्तीय क्षेत्र पर कर्ज की मात्रा 51.87 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह चीन के सकल घरेलू उत्पाद से 295% अधिक है। 1995 के बाद चीन पर इतना कर्ज कभी नहीं चढ़ा था।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।